गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिज़नेस एनवायरनमेंट की 15th चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आपने फेमा के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। अब हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। कहते हैं कि 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक एक्ट आया था जिसे फेरा बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पहले ये फेरा ही था। इस फेरा में क्या होता है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उससे डील किया जाता है। अब बात करते हैं ये फ़ॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। फ़ॉरेन एक्सचेंज मतलब एक कंट्री की करेंसी को जब दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है तो उसे फ़ॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। इस कुछ टाइम के बाद इस एक्ट को रिप्लेस किया गया, ठीक है। और जो है फेरा 1973 में आया था, लेकिन इन फोर्स लागू हुआ था 1 जनवरी 1974 में। इसमें पेमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज़ के बारे में बात की गई है। इसमें एक डेकोरियन की बात की गई है, किस तरह से आरबीआई के द्वारा जो रूल्स इनेक्ट किए जाते हैं उनको फेरा के टाइम में फॉलो किया गया या नहीं किया गया, इसको क्यों रिबिल्ड कर दिया गया, हम उसकी बात करेंगे। कहते हैं फेरा 1973 वॉज इनेक्टेड एट द टाइम व्हेन इंडिया वॉज फेसिंग स्वेयर फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम। 1973 में जब फेरा आया था, ये एक ऐसा टाइम था जब इंडिया में फ़ॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हो रही थी। फ़ॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज थी, गवर्नमेंट्स के पास लिमिटेड सोर्सेज नहीं थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल और चेक जो है फ़ॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस पर लगाई जाती थी। स्ट्रिक्ट पेनल्टी जो है इम्पोज की जाती थी, प्रोविजंस में जो है इम्पार्शियल किया जाता था और रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किए जाते थे। मतलब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आने के बाद भी जो गवर्नमेंट्स का फॉरेन कैपिटल की तरफ चेंज है वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली चेंज होता गया। फॉर द पर्पस गवर्नमेंट ने फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया, 40% से 100% कर दिया इन सम एरियाज़ में। लेकिन इस अप्रोच को इसलिए रिपील्ड किया गया क्योंकि ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर थी, ठीक है। लिबरल एटीट्यूड इसका फॉरेन कैपिटल की तरफ नहीं था। इसमें जो रिज़र्व एक्सचेंज रिज़र्व है वो बढ़ता चला गया। हमें फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व इंक्रीज़ क्यों करना था, ताकि लाइबिलिटीज़ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ हो सके। इन दिस लिबरल इन्वायरमेंट, जैसे ही लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन आया तो हमारी पॉलिसी को लिबरल इन्वायरमेंट बना दिया गया है। ये जो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस फेरा में यूज़ होते थे उसको रिपील्ड कर दिया गया इसके रिस्ट्रिक्टिव नेचर की वजह से। और फेरा को रिपील्ड किससे किया गया था? फेमा से, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जहां रेगुलेशन एक्ट था वहां पर मैनेजमेंट एक्ट आ गया। और ये फेमा कब पास हुआ था? 1999 में ये, लेकिन ये इन्फोर्स हुआ था 1 जनवरी 2000 में। तो फेरा को जैसे ही रिप्लेस किया फेमा से, तो फेमा में रेगुलेशन की जगह एक वर्ड यूज़ हुआ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के नाम से पता लगता है ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा लिबरल इन नेचर है, लिबरल एटीट्यूड है गवर्नमेंट की तरफ। और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड फेरा में जितनी ज़्यादा डीलिंग्स में प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया। फेमा में ऐसे प्रोविजंस को पास आउट किया गया था गवर्नमेंट्स के द्वारा जो बहुत ही सिंपल और लिबरल थे। तो फेमा इज़ मच स्मॉलर इनेक्टमेंट हैविंग ओनली 49 सेक्शंस। मतलब अगर अब फेरा की बात करें तो फेरा में 81 सेक्शंस हुआ करते थे जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ अप्लाई किए जाते थे, लेकिन उसको भी कम कर दिया गया फेमा में, वो सिर्फ रह गए 49। तो अब हम बात करते हैं कि फेमा 99 जो आया था वो इन्फोर्स हुआ था 1 जनवरी 2000 को। क्या क्या रीज़न्स रहे थे इसे फेमा को लाने में? पहला रीज़न्स यही था कि हमने फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया को बढ़ाना है ताकि लिबरल एग्जीम पॉलिसी को फॉलो किया जा सके, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट किया जा सके, जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उसके साथ इजीली डील हो, क्योंकि हमने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए फेमा एक्ट को लेकर आया गया था। दूसरा, हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में इंक्रीज़ करना है ताकि एक लिबरल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बन सके, और ये बहुत ही सिंपल और लिबरल होने के बाद हमें इन्वेस्टमेंट में भी कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ गया। रिज़र्व बढ़ने का मतलब है कि ऐसा पैसा हमने संभाल के रखा ताकि अगर हमें बाहर से पैसा उठाना पड़े तो हम वो बाहर से पैसा ना रखें और हम अपने ईज़िली जो हमारी लाइबिलिटीज़ है उसकी पेमेंट कर पाए। और हमें गवर्नमेंट के द्वारा जो WTO की अप्रोच थी उसको फॉलो किया गया था। द पेनल्टी प्रोविज़न ऑफ फेरा वर वेरी स्ट्रिक्ट, कि जो फेरा के द्वारा जो पेनल्टी इम्पोज़ की जाती थी कि अगर आरबीआई के रूल्स को फॉलो नहीं किया गया तो वो जो पेनल्टी दी जाती थी, इम्प्रिजनमेंट दी जाती थी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। और पेनल्टी प्लस इम्प्रिजनमेंट को भी रिपील किया गया था, उसको चेंज किया गया था।
हम कहते हैं कि फेमा कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, इसकी बात करते हैं। देखो, फेमा एप्लीकेबल जो होता है ऑल ओवर इंडिया में होता है, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। इट ऑल्सो अप्लाइज ऑल ब्रांचेज, ऑफिसेज, एजेंसी आउटसाइड इंडिया, owned and controlled by a person resident in India. It is applicable from 1st January 2000. मेन डेफिनेशन अंडर फेमा जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कौन से पर्सन है, सेक्शन 2U के अकॉर्डिंग जो इसके अंडर आते हैं, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन इसमें आ सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन्ड एंड कंट्रोल इन इंडिया। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है कि वो इंडिया में अगर 182 डेज से ज़्यादा रह लिया है तो वो रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। अगर नॉन NRI कहलाना है तो उसको आउटसाइड इन इंडिया 182 डेज से ज़्यादा रहना पड़ेगा। अगर रहने वाला वो 182 डेज उसने यहाँ पर स्पेंड किए हैं फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन वो अपना सारा बिजनेस, अपनी एम्प्लॉयमेंट बिजनेस परमानेंटली स्टे कर रहा है आउटसाइड इंडिया, तो उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं कहा जाएगा। सिमिलरली इट विल नॉट इंक्लूड द पर्सन हु हैव कम टू इंडिया। उस पर्सन को भी इसमें नहीं लिया जाएगा जो इंडिया में सिर्फ घूमने के लिए आया है, विज़िट करने आया है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आया है, जिसने 182 डेज़ कंप्लीट नहीं किए गए हैं, तो उसको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं कहा जाएगा। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया वही होगा जो इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहता है। अब आता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कहते हैं अंडर सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज को सेल और ड्रॉ कर सकता है, लेकिन वो RBI के द्वारा एक ऑथराइज पर्सन होना चाहिए। उसका जो लिंक है वो फॉरेन ट्रेड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन, लिविंग एक्सपेंस ऑफ स्पाउस, चिल्ड्रन, एक्सपेंसेस, एजुकेशन, मेडिकल केयर, ये सब मतलब शॉर्ट टर्म जितनी भी ट्रांजैक्शंस की डीलिंग की जाएगी वो हमारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में आती है, लेकिन वो RBI के द्वारा एक ऑथराइज पर्सन अपॉइंट किया हुआ होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। देखो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एक लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ऑल्टर किया जाता है और इसके ऑल्ट्रेशन का एक ही पर्पस होता है ताकि हम अपनी फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें। क्या ऑब्जेक्टिव होता है, किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ फेमा आया था? फेमा को जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ावा देना। दूसरा था जो एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट और रिसीप्ट्स, हम जो इंडिया में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं उनसे पेमेंट्स लेना या देना ऑथराइज पर्सन्स के थ्रू कैसे करेंगे, वो फेमा का मेन ऑब्जेक्टिव था। हमें ऑर्डरली डेवलपमेंट करनी थी जितनी भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है। नेक्स्ट हमने इसको मोर ट्रांसपेरेंट लो बना दिया। क्या क्या प्रोविज़न्स है जो फेमा में एप्लीकेबल होते हैं और एग्ज़ाम में फेमा के प्रोविज़न्स ही आपसे पूछे जाएंगे, तो वन बाय वन मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसे फेमा में पहली बात है कि फेमा का मेन काम यही होता है कि हमने फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करनी है। आपको सेक्शंस याद रखने हैं। सेक्शन 3 ऑफ फेमा इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और विद द परमिशन ऑफ RBI। कि फेमा में उन्हीं प्रोविज़न्स को फॉलो किया जाएगा जो विद द परमिशन ऑफ RBI है। इन अदर वर्ड्स, इफ़ देर इज़ क्लियर प्रोविज़न इन फेमा और RBI हैज़ परमिटेड देन ओनली स्पेसिफिक डीलिंग इन। फिर ये भी है कि स्पेसिफिक डीलिंग के साथ ही फेमा का जो प्रोविज़न्स है वो फॉलो होंगे। तो देखते हैं, नो पर्सन विल डील इन फॉरेन एक्सचेंज विद एनी पर्सन अदर देन ऑथराइज पर्सन। कि कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड डीलिंग नहीं कर सकता जब तक वो RBI के द्वारा एक ऑथराइज पर्सन नहीं है। ऑथराइज पर्सन क्या होता है? ऑथराइज पर्सन RBI के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। RBI उसे लाइसेंस प्रोवाइड करता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज के साथ अपनी डील कर सकता है। सेकेंड पॉइंट आता है, नो पर्सन विल मेक एनी पेमेंट टू एनी पर्सन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया इन द मैनर ऑफ नॉट परमिटेड बाय दिस एक्ट। कि अगर वो RBI के द्वारा उस एक्ट के अकॉर्डिंग और इंडिया के बाहर रह रहा है और वो परमिटेड नहीं है तो उससे कोई भी डीलिंग पेमेंट्स नहीं की जाएगी जब तक वो फेमा के एक्ट में नहीं आ जाता। हम आउटसाइड इंडिया जो बाहर रह रहा है पर्सन, हम उससे कोई पेमेंट रिसीव भी नहीं कर सकते क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता। और कोई भी जो किसी भी तरह की कोई ट्रांजेक्शन्स है, कहता है नो पर्सन विल एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन इंडिया विद एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया। कि अगर पर्सन तो बाहर रह रहा है लेकिन वो इंडिया की किसी भी ट्रेड में ऐड होना चाहता है तो वो ऐड नहीं हो सकता। सेकंड हम बात करते हैं होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज़ पर सेक्शन 4। सेक्शन 4 ये कहता है कि कोई भी पर्सन किसी भी फॉरेन एक्सचेंज को ना तो होल्ड कर सकता है ना ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, अगर वो चाहे उसकी अगर बाहर आउटसाइड इंडिया में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो वो इंडिया में नहीं लेकर आ सकता जब तक वो उस मैनर में नहीं आ जाता है।
करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एज पर सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स आर अलाउइंग थ्रू ऑथराइज पर्सन। ये बिल्कुल सिंपल सी कहा कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एक शॉर्ट टर्म डीलिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसमें सिर्फ ऑथराइज पर्सन के द्वारा ही जो है लोन्स लिया जाता है, या स्पाउस के लिए क्या खर्चा आएगा, चिल्ड्रन का क्या, ट्रैवलिंग का, एजुकेशन का, मेडिकल का क्या खर्चा आएगा, ये सारे इस सेक्शंस के अकॉर्डिंग आते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन देखो एज पर 6 ये कहता है कि कैपिटल ट्रांजेक्शन कुछ सर्टेन और स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स होती है जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की डीलिंग करते हैं। आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फिक्स लिमिट फॉर दीज ट्रांजेक्शन। आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ ही इसकी लिमिट फिक्स कर देता है। रेजिडेंट इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू मेक रिमिटेंसेज फॉर द कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और बोथ, कि रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन अगर चाहे तो वो दोनों चीज़ें कर सकता है। 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर कंपनी लिमिट कर सकती है 400% ऑफ नेट वर्थ का। इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ मेड बाय फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया देन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इशूड बाय द इंडियन कंपनी विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ प्रोसीड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कहता है अगर आउटसाइड इंडिया कोई पर्सन इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो विद इन 60 days वो ऐसा कर सकता है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई कैन प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द फॉलोइंग कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। आरबीआई के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड की गई कि इस तरह की जो डीलिंग्स है उसके साथ हम काम नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले अगर आप किसी भी फॉरेन सिक्योरिटी को रेजिडेंट इन इंडिया में के द्वारा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आरबीआई के द्वारा ये पूरा रिस्ट्रिक्ट है। ट्रांसफ़र ऑफ एनी इंडियन सिक्योरिटी, एक तो फॉरेन सिक्योरिटी थी कि इंडिया का जो रेजिडेंट है वो ट्रांसफ़र करना चाहता है तो नहीं कर सकता। अगर इंडियन सिक्योरिटी को आउटसाइड इंडिया वाला ट्रांसफ़र करना चाहता है तो भी नहीं कर सकता। अगर आपको रेजिडेंट इन इंडिया में मतलब इंडिया में ही वो रह रहा है और उस पर्सन से आपने कोई लोन वगैरह लेना है, बोरो करना है, वो भी नहीं हो पाएगा। और अगर आउटसाइड इंडिया है वो उसने लोन बोरो करना है वो भी नहीं कर पाएगा। अगर कोई पर्सन इंडिया में रहता है लेकिन आउटसाइड प्रॉपर्टी, इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो नहीं कर सकता। अगर आउटसाइड इंडिया है लेकिन इंडिया की प्रॉपर्टी को करना चाहता है तो भी वो नहीं कर सकता। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल है जो आरबीआई के द्वारा फॉलो किए गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। कहता है एज़ पर सेक्शन 7 एवरी एक्सपोर्टर शैल फाइल अ डेक्लरेशन विद आरबीआई और विद एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी regarding full export value of goods and services. He will also all such information as may be required by RBI for ensuring the realization of export proceed. कहता है कि हमारा जो इनकम का सोर्स है ना, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स है कि पैसा आएगा कैसे, जाएगा कैसे, कैसे चेंज होगा, वो सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से ही हो सकता है। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पूरी डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी आरबीआई को कि इस हिसाब से हम अपनी वैल्यूज़ को लेके जाने वाले हैं। 6 पॉइंट आता है रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कहता है एज पर सेक्शन 8 इफ़ एनी फॉरेन एक्सचेंज इज़ ड्यू और एक्रूड टू एनी रेजिडेंट इन इंडिया then such person shall take all reasonable steps to realize and repatriate foreign exchange to India in the manner specified by RBI। कि RBI के द्वारा स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाया गया है कि सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी रेजिडेंट इंडिया की अमाउंट ड्यू या फिर एक्रूड है तो वो जितने भी स्टेप्स चाहे उसको टेक ओवर कर सकता है इन अ स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। अब बात हम करते हैं कि ऑथराइज्ड पर्सन होता क्या है। एज पर सेक्शन 10 आरबीआई कैन ऑथराइज एनी पर्सन टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। कि आरबीआई के द्वारा अगर वो ऑथराइज पर्सन है उस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग कर सकता है। इफ़ लेटर आरबीआई फील्स दैट ऑथराइज पर्सन हैज़ वायलेटेड द डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई देन लाइसेंस गिवन टू सच पर्सन कैन बी रिवोक्ड। कि अगर आरबीआई ने एक ऑथराइज पर्सन को अपना लाइसेंस दे दिया और उसका गलत यूज़ करता है तो आरबीआई जब चाहे उसको रिवोक कर सकती है। एज़ पर सेक्शन 11 आरबीआई हैज़ पावर टू इशू डायरेक्शंस टू मेक फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग ऑथराइज पर्सन। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग अगर आरबीआई चाहे तो टाइम टू टाइम ऑथराइज पर्सन को अपने रूल्स और रेगुलेशन को फॉरवर्ड कर सकती है। सेक्शन 12 ये कहता है कि आरबीआई कैन इंस्पेक्ट द वर्किंग ऑफ। आरबीआई जब चाहे ऑथराइज पर्सन के काम को वेरीफाई कर सकती है, उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकती है। अगर किसी भी तरह से वो आरबीआई के रूल्स को रिवॉक्ड करता है, तोड़ता है, तो उसके लिए प्रॉपर पनिशमेंट दी जाएगी। पेनल्टीज़ कैसे दी जाती है? एज़ पर सेक्शन 13 में अगर कोई भी पर्सन जो प्रोविज़न्स फेमा के बनाए गए हैं, आरबीआई के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं, उनको वायलेट करता है, उनको मतलब फॉलो नहीं करता तो उन पर पेनल्टी चार्ज की जाती है। ये पेनल्टी जो है एक्चुअल अमाउंट का 3 टाइम्स होगा
इफेक्चुअल अमाउंट इज़ नॉट क्वान्टिफिएबल देन पेनल्टी अप टू ₹2 लाख कैन बी इम्पोज, तो 2 लाख रुपये लग जाएगी। और ये 2 लाख रुपये तब तक काउंटेड होएगी जब तक एडिशनल, अगर वो नहीं देता, डिफ़ॉल्ट कर देता है, 2 लाख रुपये नहीं दे पाता, तो 5,000 रुपये पर डे का उस पर चार्ज होगा। अगर पेनल्टी नहीं देता विदिन 90 डेज़ के अंडर, तो फिर उसको इम्प्रिजनमेंट सज़ा दे दी जाती है। इन्फोर्समेंट ऑफ पेनल्टी ऑर्डर, इफ़ अ पर्सन फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ पेनल्टी विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज़, अगर 90 दिनों के अंदर वो पेनल्टी नहीं देता जो 2 लाख रुपये की लगाई गई है, फिर उसे सज़ा दे दी जाती है। और ये जो सज़ा है उसकी 3 साल की होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को किसी भी इंक्वायरी या कंट्रोवेंशन के लिए अपॉइंट कर सकती है। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज़ गिवन द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सिविल कोर्ट की तरफ से ये पावर होती है कि वो चाहे उस कंप्लेंट को 1 साल के अंदर, जब उसकी कंप्लेंट दर्ज हुई है, तो उसको रफा दफा कर सकती है। अपील टू स्पेशल डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पेशल डायरेक्टर को अपॉइंट करती है ताकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा जितनी भी क्वेरीज़ है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, उनकी सुनवाई की जा सके। सच अपील कैन बी फिल्ड विद इन 45 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आज डाला तो 45 दिन के अंदर स्पेशल डायरेक्टर जो है उस अपील को सुनेगा। अपील टू एपिलेट ट्रिब्यूनल, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्पेशल डायरेक्टर कैन बी मेड विद एपिलेट ट्रिब्यूनल। अब ये स्पेशल डायरेक्टर क्या करेगा, एपिलेट ट्रिब्यूनल की अपील पर जा रहा है। अपील टू एपिलेट ट्रिब्यूनल कैन बी मेड विद इन 45 डेज, जो ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर ने डायरेक्टर ने पास किया उसे भी 45 दिन का टाइम दिया गया है। एपिलेट ट्रिब्यूनल इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल डायरेक्टर को अपॉइंट करती है उसी तरह से स्पेशल जो एपिलेट ट्रिब्यूनल के जो मेन होते हैं वो उन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है कि वही पर्सन्स जो होंगे। और एपिलेट ट्रिब्यूनल विल हैव पावर ऑफ सिविल कोर्ट इन दिस रिगार्ड, और एपिलेट ट्रिब्यूनल को जो पावर है जैसे स्पेशल डायरेक्टर को सिविल कोर्ट प्रोवाइड करता है इसी तरह से उनको दी जाती है। अपील टू हाई कोर्ट, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ एपिलेट ट्रिब्यूनल, अगर कोई भी पर्सन की एपिलेट ट्रिब्यूनल की सुनवाई से नाराज़ है तो वो हाई कोर्ट में 60 दिनों के अंदर अंदर जो है फाइल ऑर्डर कर सकता है। डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंट करता है। डायरेक्टोरेट विल हैव द पावर ऑफ सर्च एंड सीजर एंड अदर पावर लाइक इनकम टैक्स अथॉरिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। पावर टू मेक रूल्स, सेक्शन 46 ऑथराइज पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पावर्स को कैरी फॉरवर्ड करता है। इट कैन फिक्स मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी, फीस ऑफ अपील, सैलरी अलाउंसेस लेने हैं, डायरेक्टर की अपील्स है, एपिलेट ट्रिब्यूनल है, ये सारे काम पावर्स को दे दिए जाते हैं। अगर हम इवेल्युएशन की बात करें तो हम यही कहेंगे कि जो फेमा है वो एक लिबरल और सिंपल पॉलिसी है और कॉन्ट्रीब्यूटली इसने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अपना बढ़ावा दिया है। इन फेमा ओनली मोनेटरी पेनल्टीज जो है दी जाती है और इम्प्रिजनमेंट पेनल्टी इज़ इम्पोज्ड ओनली व्हेन द डिफ़ॉल्टर फेल्स टू पे, अगर मोनेटरी पॉलिसी को वो नहीं पे करता तब फेमा के अकॉर्डिंग उसको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। लेकिन फेरा को रिवील इसलिए किया गया था क्योंकि फेरा में जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व थे वो बहुत ही ज़्यादा लो थे, उनकी लाइबिलिटी पे करने की कंडीशन नहीं थी, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा डेफिसिट आया करता था। उसको ख़त्म करने के लिए फेमा आया था। फेमा 1999 में आया था, फोर्स हुआ था 1 जनवरी 2000 को। अब हम बात करते हैं कि फेमा और फेरा में डिफरेंस है क्या। देखो, जो फेरा 1973 में पास हुआ था वो एक ओल्ड इनेक्टमेंट है, इसको रिपील्ड किया गया था, और फेमा एक नया इनेक्टमेंट है, इसको पास किया गया था 1999 में। ये बड़ा लॉन्ग इनेक्टमेंट था जिसमें 81 सेक्शंस डिराइव्ड हुए थे। ये स्मॉल इनेक्टमेंट है, इसे ओनली 49 सेक्शंस हुआ करते थे। इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम थी वो बहुत कंजर्वेटिव और रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर थी, बल्कि ये पॉजिटिव और वेलकमिंग थी। पेनल्टी प्रोविज़न इसमें बहुत हार्ड था, इस एक्ट में जो है सज़ा दी जाती थी, बट यहाँ पर सिर्फ मोनेटरी पेनल्टी चार्ज की जाती थी। अगर वो मोनेटरी पॉलिसी नहीं दे सकता था तब उसको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाती थी। जो फेरा का स्कोप है बहुत वाइड था और फेमा का नैरो है, और क्योंकि फेरा में ये सभी ट्रांजैक्शंस के साथ डील करता है, फॉरेन एक्सचेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज वाज कंट्रोल्ड बाय फेरा। द स्कोप ऑफ फेमा इज़ नैरो क्यों कहा गया है, क्योंकि ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस के साथ ही डील करता है। इट चेक्स एंड कंट्रोल ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच आर स्पेसिफिकली मेंशन इन दिस एक्ट। फेमा में जो उस प्रोविजंस में उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो बता दिया गया है सिर्फ ये उसी एक्ट के साथ ही डील करेगा।
इट डज़ नॉट डील विद द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन इट्स स्कोप। ये उन ट्रांजेक्शन्स के साथ कभी डील नहीं करता जो उस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं दी गई है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा। और आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसमें मेन जो बनता है वो यही बनते हैं कि फेमा के फ़ीचर्स क्या है, फ़ीचर्स यानी कि आपको प्रोविज़न्स लिखने हैं, और फेमा फेरा से कैसे अलग है। थैंक यू सो मच।